So welcome back guys. Now we are back with our new lecture. और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे आप लोगों की बुक का थर्ड चैप्टर जो कि है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड 1950 से 1990 तक। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, या यू कैन से इस लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। देन हम लोग स्टडी करेंगे इंस्टीट्यूशनल और लैंड रिफॉर्म्स, एंड हम लोग स्टडी करेंगे टेक्निकल रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन। राइट, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी से। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अगर आप यहां पे चेक करो, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर 1950-51 में वो था 51%, और 2018 और 19 में ये कितना हो गया 14.4%। अब इन्होंने कहा इसका ये मतलब नहीं था कि हम लोगों के एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई डिक्लाइन था, बल्कि ये जो डिफरेंस आया वो इस कारण से आया क्योंकि जो हम लोगों का सेकेंडरी सेक्टर था और टेरिटरी सेक्टर था वो क्या हुआ था, फास्टर रेट से क्या हुआ था, ग्रोथ हुआ था। मींस उसमें ग्रोथ रेट क्या थी, ज्यादा थी, जिसके कारण जो एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो कम हुआ। राइट, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई डिक्लाइन नहीं आया था। देन नेक्स्ट वी हैव सप्लाई ऑफ वेज गुड्स टू इंडियन पीपल। अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या करता है, वेज गुड्स को क्या करेगा, इंडियन लोगों को प्रोवाइड करता था। अब वेज गुड्स क्या होती है, इसने बोला वेज गुड्स एंड नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक वीट, राइस एसेट्रा। नेक्स्ट वी हैव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इन्होंने कहा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें नियर अबाउट 50% पॉपुलेशन क्या करती है, हम लोगों की काम करती है। तो जो हम लोगों का एग्रीकल्चर सेक्टर था वो क्या था, हम लोगों के लिए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी था। नेक्स्ट वी हैव सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री। अब जो हम लोगों का एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या करता है, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी सप्लाई करता था। राइट, जो इनपुट इंडस्ट्रीज को चाहिए वो इनपुट्स कहां से आती थी, प्राइमरी सेक्टर से, और एग्रीकल्चर किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। देन नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। 2018 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, राइट, उसका शेयर कितना था, 11.76% था एक्सपोर्ट में। मींस अगर हमने 100 रुपए की चीजें एक्सपोर्ट की थी तो अप्रोक्सीमेटली 12 रुपए की चीजें क्या थी, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड थी। नेक्स्ट हम लोगों के पास है कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या करता है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है। जब नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करे तो सिंपल सी बात है उसका डोमेस्टिक ट्रेड में कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वेजिटेबल हम लोग लेते हैं, वीट हम लोग परचेज करते हैं, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर भी होता है। देन नेक्स्ट वी हैव सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। अब एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, सोर्स ऑफ डिमांड था एग्रीकल्चर गुड्स का, सॉरी इंडस्ट्रियल गुड्स का। इंडस्ट्रियल गुड्स में क्या आता है, ट्रैक्टर, हार्वेस्ट की जो मशीनरी वगैरह थी, उन सारे की डिमांड कौन करता था, एग्रीकल्चर सेक्टर करता था। राइट, तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या बन गया था, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। नेक्स्ट हम लोगों के पास है वेल्थ ऑफ नेशन। अब एग्रीकल्चर के लिए क्या किया हम लोगों ने, कुछ माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स लगाए। तो उन्होंने कहा जब वो प्रोजेक्ट्स लगाए तो बेसिकली वो क्या क्रिएट कर रहे थे, दोज प्रोजेक्ट्स वर क्रिएटिंग द वेल्थ ऑफ द नेशन। देन नेक्स्ट वी हैव सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। अब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को देखो क्या किया एग्रीकल्चर ने, सपोर्ट किया। एग्रीकल्चर सेक्टर ने कैसे सपोर्ट किया, वीट कहां पे होता है, एक फार्म के अंदर वीट हम लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उसे अल्टीमेटली भेजना कहां पे है, कहां हम लोगों को उसको डिलीवर करना है, कस्टमर तक। तो फार्म से उठा के कस्टमर तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, वी नीड द ट्रांसपोर्टेशन। वेजिटेबल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो उसमें बोला जो हम लोगों की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी उसने ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को भी क्या किया, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी क्या किया था, इंप्रूव किया था, सपोर्ट किया था, क्योंकि उसी के कारण क्या हुआ था, ट्रांसपोर्ट की डिमांड भी क्या हुई थी, बढ़ गई थी। नेक्स्ट वी हैव फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। फर्स्ट, लो प्रोडक्टिविटी। अब हम लोगों के पास जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, लो है।
प्रोडक्टिविटी क्या होती थी, 1 हेक्टेयर लैंड से हम लोग कितना आउटपुट ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। देन नेक्स्ट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या था, इंडियन एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा प्रिवेल करता था। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इन्होंने कहा किसी काम को करने के लिए जितने लोगों की जरूरत होती है, टू कंप्लीट अ वर्क हाउ मेनी पीपल वी रिक्वायर, अगर हम उससे ज्यादा लोगों को काम पे लगा दें, इफ वी इंप्लीमेंट मोर पीपल देन रिक्वायर्ड पीपल ऑन अ पर्टिकुलर वर्क, तो जितने ज्यादा पर्सन लगा दिए ना हम लोगों ने, उसको हम लोग बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, किसी काम को करने के लिए 4 लोग चाहिए, लेकिन हम लोगों ने 5 लगा दिए, तो वो 1 पर्सन क्या हो गया, दैट विल द पार्ट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो इंडियन एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा थी। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। अब हम लोगों की जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी, एग्रीकल्चर था, किस पे डिपेंड था, रेनफॉल के ऊपर, बिकॉज इरिगेशन की इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी। सबसिस्टेंस फार्मिंग, हम लोग क्या कर रहे थे, कॉमर्शियल फार्मिंग के ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं दे रहे थे, ज्यादातर प्रोडक्शन किसके लिए हो रही थी, सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो रही थी। तो उन्होंने कहा जो इंडियन फार्मर था वो क्या करता था, सबसिस्टेंस फार्मिंग को इंप्लीमेंट करता था, मिल्क सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाता था। देन नेक्स्ट वी हैव लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। जो हम लोगों का इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर था उसके पास मॉडर्न इनपुट नहीं थे। हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे, ट्रेडिशनल मेथड से करते थे, राइट। नेक्स्ट वी हैव स्मॉल होल्डिंग्स। हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी, जो फार्मर्स थे उनकी लैंड होल्डिंग क्या थी, स्मॉल थी और अलग अलग जगह पे थी, फ्रेगमेंटेड थी। तो उसने बोला जो हम लोगों की लैंड होल्डिंग थी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो क्या थी, लैंड होल्डिंग क्या थी, स्मॉल थी। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट रिलेशनशिप। अब हम लोगों के पास क्या था इंडियन एग्रीकल्चर में, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का रिलेशनशिप था। टेनेंट कौन थे, बेसिकली ट्रिलर ऑफ द लैंड। देन नेक्स्ट वी हैव बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। अब देखो ये पॉइंट लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट से रिलेट करता है। मॉडर्न इनपुट में हम लोग क्या ले सकते हैं, शीट्स वगैरह को ले सकते हैं, राइट। और बैकवर्ड टेक्नोलॉजी में क्या होगा, जो हम लोग ट्रैक्टर वगैरह यूज करते हैं आजकल, उस टाइम पे नहीं होते थे। तो हम लोग क्या करते थे, ट्रेडिशनल वे से क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। फर्स्ट, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम। इफ इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स में क्या था, डिफेक्टिव टेनेंसी फॉर्म रिफॉर्म्स। हम लोगों के पास क्या थे, जो टेनेंसी के रिफॉर्म्स थे वो क्या थे, डिफेक्टिव थे, राइट। नेक्स्ट वी हैव लैक ऑफ क्रेडिट एंड मार्केट फैसिलिटीज। जो हम लोगों के फार्मर्स थे उनको उधार नहीं मिलता था और वो अपने प्रोडक्ट को कहां पर बेचें, इसके लिए मार्केट की फैसिलिटी भी नहीं थी। साइज ऑफ होल्डिंग्स। साइज ऑफ होल्डिंग्स क्या था, हम लोगों का स्मॉल था, तो वो इन्होंने बोल दिया कि ये हम लोगों के किस में आते थे, ये तीनों प्रॉब्लम्स किस में आती थी, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स में। देन वी हैव जर्नल प्रॉब्लम्स। उसमें क्या है, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर क्या था, पॉपुलेशन का भी प्रेशर बढ़ता जा रहा था। प्रोडक्शन हम लोगों को क्या चाहिए थी, ज्यादा चाहिए थी, बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड के लिए ना तो कोई फर्टिलाइजर थे, ना ही कोई चीज थी जिससे हम लोग क्या कर सके, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। तो लैंड जो थी वो क्या हो रही थी, डिग्रेड होती जा रही थी। सबसिस्टेंस फार्मिंग हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया कि हम लोग प्रोडक्शन क्या कर रहे थे, सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे थे, हम लोगों के पास मार्केट सरप्लस नहीं थे। देन वी हैव टेक्निकल प्रॉब्लम्स, ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी क्या थी हम लोगों के पास, पुरानी थी। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन की फैसिलिटीज का क्या था हम लोगों के पास, लैक था। एंड लास्ट, क्रॉपिंग पैटर्न। अब हम लोगों के पास जो क्रॉपिंग पैटर्न था वो फिक्स नहीं था, कौन सी फसल किसके बाद उगाए वो हम लोगों को नहीं पता था, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया गया, राइट। सो इन चीजों को दूर करने के लिए, जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने स्टडी की उनको दूर करने के लिए हम लोग क्या लेके आए, रिफॉर्म्स लेके आए इंडियन एग्रीकल्चर में। उन रिफॉर्म्स को हम लोग एग्रेरियन रिफॉर्म्स भी बोल देते हैं। अब वो रिफॉर्म्स क्या थे, जिस हिसाब से प्रॉब्लम्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, इंस्टीट्यूशनल, टेक्निकल एंड जर्नल, उसी हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, उनको रिमूव करने के लिए रिफॉर्म्स बना दिया। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बनाए, देन टेक्निकल रिफॉर्म्स बनाए और जर्नल रिफॉर्म्स बनाए। अब हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, इन्हीं रिफॉर्म्स को स्टडी करने वाले थे, राइट। जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है उसको हम लोग लैंड रिफॉर्म्स भी बोल देते हैं,
और जो टेक्निकल रिफॉर्म्स हैं उसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स। अब इसमें फर्स्ट वन है इंस्टीट्यूशनल और लैंड रिफॉर्म्स। फर्स्ट है इसके अंदर अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज मींस जिम्मेदारी सिस्टम। हम लोगों ने क्या किया था, जिम्मेदारी सिस्टम को कंप्लीटली क्या किया था, खत्म करने की ट्राई की थी। जो ओनर थे, अब वो कौन थे, जो उस लैंड के ऊपर एक्चुअल में प्रोडक्शन करते थे, कल्टीवेट करते थे, उनको ओनरशिप देनी हम लोगों ने क्या की थी, स्टार्ट की थी। लेकिन ये जो रिफॉर्म्स थी उसने काम नहीं किया, मतलब वर्कआउट नहीं कर पाई थी। और अभी भी क्या थे, जो जिम्मेदार थे वो क्या थे, उस लैंड के ओनर होते थे, राइट। ट्रीलर को या यू कैन से कल्टीवेटर को वो राइट अभी भी नहीं मिला था। नेक्स्ट वी हैव कोऑपरेटिव फार्मिंग्स। अब कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, मिल के हम लोग क्या करें, कोई सोसाइटी बना लें या कुछ बना लें। तो इन्होंने कहा जो कोऑपरेटिव फार्मिंग थी, लोगों ने मिलके फार्मिंग स्टार्ट कर दी, उसका बेनिफिट क्या हुआ, इनपुट एट लो प्राइस एंड सेल प्रोडक्ट एट हायर प्राइस। अब क्या होता था, लोग बल्क में इनपुट परचेज करते थे तो इनपुट का प्राइस क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और जब सेल करने जाते थे तो क्या था, उन्होंने कोऑपरेटिव क्या कर रखी है, सोसाइटी बना रखी है, कोऑपरेटिव फार्मिंग को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो प्राइस क्या करते थे, मिल बैठ के फिक्स कर देते थे। एनकरेज टू एनहांस बार्गेनिंग पावर। अब जो बार्गेनिंग पावर थी उसको इनकरेज करने के लिए, एनहांस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, कोऑपरेटिव फार्मिंग को क्या किया था, एनकरेज किया था। देन नेक्स्ट वी हैव रेगुलेशन ऑन रेंट या ऑफ रेंट। अब उन्होंने कहा पहले क्या था, रेंट की कोई सीलिंग रेट फिक्स नहीं थी, मैक्सिमम रेंट कितना लेंगे आप कोई फिक्स नहीं था, भैया जितना चाहिए था उतना ले लेते थे। लेकिन नाउ क्या किया गया, जो रेंट था उसका मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दिया गया, दैट इज द 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप या यू कैन से आउटपुट। उससे ज्यादा आप रेंट नहीं ले सकते थे। देन नेक्स्ट वी हैव कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। अब कंसोलिडेशन का मतलब क्या था, इन्होंने कहा कि हम लोगों ने क्या किया था, जो फार्मर्स थे उनके पास लैंड क्या थी, स्कैटर होल्डिंग थी, एक यहाँ पे एक वहां पे। उस स्कैटर होल्डिंग को खत्म कर दिया था और उनको क्या किया था, एक ही प्लेस पे इकट्ठी लैंड अलॉट करनी क्या कर दी थी, स्टार्ट कर दी थी, उनकी लैंड का कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया था। सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, और प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। बाय 2004 1633 lakh hectares of land was brought under the consolidated holding। मतलब 2004 तक हम लोगों ने क्या किया था, 1633 लाख एकड़ हेक्टेयर लैंड का क्या कर दिया था, कंसोलिडेशन कर दिया था। नेक्स्ट वी हैव सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स। अब सीलिंग का मतलब क्या था, हम लोगों ने क्या किया था, मैक्सिमम लैंड होल्डिंग क्या कर दी थी, फिक्स कर दी थी। अब हम ये कहते थे कि एक इंडिविजुअल इससे ज्यादा लैंड नहीं रख सकता अपने पास, राइट। ये हम लोग क्या किया था, हम लोगों ने रिफॉर्म्स लेके आए थे। ये रिफॉर्म्स क्यों लेके आए थे, ताकि हम लोगों के पास क्या हो, इक्वालिटी को हम लोग क्या कर सके, प्रमोट कर सके। हम लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट कहती थी आपके पास इतनी लैंड होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा लैंड थी तो गवर्नमेंट उसको टेक ओवर करके क्या करती थी, लैंड लेस फार्मर्स को या लैंड लेस लेबर को क्या करती थी, डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। लेकिन जो लैंड सीलिंग की रिफॉर्म हम लेके आए थे उसने काम नहीं किया, मतलब वर्कआउट नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, पहली चीज तो इस लैंड सीलिंग के रिफॉर्म्स में कुछ लूपहोल्स थे, उनका लैंड ओनर्स ने क्या किया, बेनिफिट उठा लिया। सिंपल सी बात है, कोई अपनी लैंड किसी को क्यों देगा, सो दे विल ट्राई टू फाइंड आउट द लूपहोल्स, उनको मिले और उन्होंने क्या किया, उसका बेनिफिट उठाया। देन चैलेंज इन कोर्ट, कुछ लोगों ने क्या किया, उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया, कोर्ट केस कर दिया। इसके कारण से क्या हुआ, गवर्नमेंट उनसे लैंड ले नहीं पाई और आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाई। और कुछ लोगों ने क्या किया, ट्रांसफर ऑन रिलेटिव नेम्स, उन्होंने क्या किया, अपनी लैंड को अपने रिलेटिव्स के नाम पे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। जब रिलेटिव के नाम पे ट्रांसफर किया तो पर इंडिविजुअल लैंड की लिमिट क्या थी, फिक्स थी, उन्होंने उतनी उतनी लैंड डिवाइड कर दी, तो भी क्या हुई, जो लैंड होल्डिंग की सीलिंग हमने फिक्स की थी वो वर्कआउट, या यू कैन से ये रिफॉर्म्स क्या नहीं कर पाई, वर्कआउट नहीं कर पाई। जो सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स की रिफॉर्म्स थी उसने सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में काम किया, दैट वाज कॉल्ड केरला और वेस्ट बंगाल में, राइट। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।